देखो आप सयागलू का जो मेला था, उसमें आप तो बतौर मुख्य अतिथि पहुँची थी। पीछे NS3 का आंदोलन था, उसमें बढ़-चढ़ के आपने हिस्सा लिया। अभी स्वदेशी जागरण मंच है, उसमें आप प्रांत प्रमुख बन गई हैं। हर जगह आप लाइमलाइट में हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या चल रहा है? और जो मुझे जो आपकी निर्देशित सोच करती और हैं। समझ है वो हाँ, आपको ये निर्देश दे रही है कि मैं अब राजनीति में आ चुकी हूँ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप समझ कुछ बहुत ज़्यादा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम का या हर जो कोई भी प्रॉब्लम हमारे समक्ष आती है, उसका समाधान एक राजनीतिक ही होता है। तो दर्शक आपको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जब अब पीछे आप सारे मंडी में सुंदरनगर में घूम रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, और वैसे भी जिस तरह से आप अपने सोशल मीडिया पे कभी गडकरी के साथ फोटो डालती हैं, कभी नड्डा जी के साथ फोटो डालती हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ आप फोटो डालती हैं, उनसे मिलती हैं दिल्ली जाके। अभी पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन्हें दरकिनार करके भाजपा आपको टिकट देगी, तो अंदर भी विस्फोट होने की तैयारी में है। मैं अपनी ही बात नहीं करूँगी। देखिए, ये तो बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। मैं अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। द न्यूज स्टार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। विधानसभा चुनावों में भले ही अभी 2.5 वर्ष से ज्यादा का वक्त है, लेकिन मंडी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, और वो लाजमी भी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चांसलर अनुपमा सिंह आजकल सक्रिय राजनीति में नजर आ रही हैं। तुंगल की बेटी इस नाम से इन्हें जाना जा रहा है, और जिस तरह ये आजकल सक्रिय हो चुकी हैं राजनीति में और सब जगह नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आज ये मंडी की राजनीति अब किस करवट बैठेगी। तो चलिए सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मैडम किस सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं और उनका आज राजनीति में आगे का सफर कैसे देखती हैं, वो क्या होगा। अनुपम जी, स्वागत है आपका द न्यूज डे। हम देख रहे हैं कि आपको लोग बोल रहे हैं कि तुंगल की बेटी, ये अचानक से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर एक एकेडमी से जुड़ी हुई थी, आप एक बड़ी संस्था से जुड़ी थी। अब आप स्थानांतरित, अब तो आप मेडिकल HP यूनिवर्सिटी में हैं आप आजकल, लेकिन ये सक्रिय राजनीति में आपका कदम से आपने तो एक हलचल सी पैदा कर दी है। तुंगल में नहीं की है, अपने क्षेत्र में नहीं की है, पूरे मंडी की राजनीति को आप उसकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं तो ये कहूँगी कि यू आर रीडिंग टू मच इनटू द लाइन्स, है ना? और मैं जो नहीं, जो मेरे को मंडी की जनता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं खारिज करती हूँ। और ऐसा कोई, मैं तो सिर्फ अपना कार्य कर रही हूँ। मैं, जैसा आपको पता है, मैं एक समाज सेवी भी हूँ। उस दृष्टि से भी जो मुद्दे मेरे सामने आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अपने हिसाब से उनको हैंडल करूं। और जो थोड़ी बहुत मेरी आज तक मेरी अवेयरनेस बनी है, एक शिक्षाविद होने के नाते भी, उस समझ से मैं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करती हूँ। अगर लोगों को वो पसंद आता है और वो इसके बारे में कुछ सोचते हैं, तो ये तो उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति में नहीं आ रहे? अभी फिलहाल तो नहीं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कल मनीष कल जी। कल देखो आप सयागलू का जो मेला था, उसमें आप तो बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। पीछे NS3 का आंदोलन था, उसमें बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया। अभी स्वदेशी जागरण मंच है, उसमें आप प्रांत प्रमुख बन गई हैं। हर जगह आप लाइमलाइट में हैं। ये राजनीति नहीं तो और क्या चल रहा है? जहाँ तक साइकिल का मिला था, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, तो मैं गई। और यही है। बाकी रही NS003 की बात, वो मेरा अपने घर का मुद्दा है, मेरे अपने क्षेत्र का मुद्दा है, और मैं भी उसमें भुक्तभोगी हूँ। आप भी शायद आए होंगे तो आपने देखा होगा सड़क के हाल। तो वो मेरा फर्ज भी बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उस मुद्दे को उठाती, अगर मुझ में कुछ सामर्थ्य है, कुछ समझ है मेरी, तो ये मेरा बनता है कि मैं उस मुद्दे को उठाऊं। और जहाँ तक रही बात कि उस चीज़ को आगे तक कैसे ले जाना है, मैंने कोशिश करी, मैं उसमें सफल हुई, और मेरी बात वहाँ तक पहुँची जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। और उन लोगों ने वैसा रिस्पांस दिया जैसा कि हम चाह रहे थे। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ केंद्र के नेतृत्व का भी, कि उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, मेरे यहाँ के लोगों की संवेदनाओं को और वेदनाओं को समझा कि नहीं, ये मुद्दा ठीक है, जो मैडम बोल रही हैं वो ठीक है। और उस हिसाब से उन्होंने आगे निर्देश दिए।
लेकिन यथास्थिति बनी हुई है अभी भी। अभी हम बरसात के दौर से गुजर रहे हैं, तो अभी धरातल पे स्थितियाँ तो वैसी ही हैं। आपने भी देखा होगा सड़क में कोई खासा बदलाव नहीं है। तो मैंने इतना तो ज़रूर कर दिया कि जो सड़क है वो बाधित ना रहे। लेकिन अगर स्थितियाँ देखिए बरसात के बाद भी नहीं बदलती हैं, जैसा कि हमको यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के लोग बताते हैं कि उनको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि वो सड़क को ठीक कर देंगे। तो अगर हम देखते हैं अगर बरसात के बाद भी अगर युद्ध स्तर पे काम नहीं करते हैं और डीपीआर के अनुसार जो है वो रोड को नहीं बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम इस मुद्दे को दोबारा उठाएँगे और केंद्रीय नेतृत्व को जताएँगे कि जैसा आप निर्देश दिए थे उसके हिसाब से चीज़ें अभी भी नहीं हो रही हैं। मुझे दुःख इस बात का भी है कि जब हम मुझे अर्बन और रूरल का बड़ा दुःख भी होता है। अर्बन में जो है सुविधाएँ और चाहे सड़कें हैं, जो कोई और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी तरफ सबका ध्यान जाता है और उन चीज़ों को सब लोग ध्यान भी देते हैं। चाहे हमारे क्या कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कुछ और भी है। जब रूरल की या गाँव की ओर की बात आती है, तो इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है या चाहे सरकार है या कोई भी है, उनका ध्यान इतना नहीं जाता है। तो इस बात का मुझे दुःख ज़रूर है और शिकायत भी है। ये सारी बातें जो आपने की, किसी मुद्दे को आप उठा रही हैं, तो क्यों उठा रही हैं? राजनीतिक मंशा उसके पीछे है, देखो, ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी भी है, तो सबकी एक क्यों नहीं है? नागरिक होने के नाते भी है। मैं कह रही हूँ ना कि मेरी जो सोच और समझ है और जो मुझे जो निर्देशित आपकी करती सोच और है। समझ है वो हाँ। आपको ये निर्देश दे रही है कि मैं अब राजनीति में आ चुकी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप समझ कुछ बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर था कि अब हम एक जब परिवेश में रहते हैं, तो मुझे ये लगता है, जो मुझे अब तक सिस्टम की समझ आई है, कि हर प्रॉब्लम का या हर जो कोई भी प्रॉब्लम हमारे समक्ष आती है, उसका समाधान एक राजनीतिक ही होता है। चाहे वो सड़क का है, चाहे शिक्षा का है, चाहे कोई और भी है। तो वो उनके सबके समाधान जो हैं वो एक राजनीति राजनीतिक के पटल थ्रू। पे ही उनका होता है, जो भी होना होता है। तो उस दृष्टि से अगर आप इसको देखते हैं तो वो सही नहीं, है। हम काफ़ी दृष्टि से देख रहे हैं चीज़ों को। आप भले ही इसे स्वीकार करें ना करें। देखिए आपकी ट्रांसफ़र हो गई एचपी यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। आप वहाँ नहीं गई, हुँ। आपने ये फैसला लिया है कि मैं यहाँ बैठ के राजनीति करूँगी। आप बीजेपी से जुड़ी हैं, हाँ या ना? भाजपा से जुड़ी हैं आप या नहीं? ये तो देखिए आप सभी को पता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं एक हुँ, बीजेपी की बैकग्राउंड से हैं हुँ। और कहीं न कहीं वो उसी आप माहौल में रहते हैं, तो आप में भी वो सारी सोच समझ आ जाती है। और मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं बड़े फ़ख्र और बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं उस परिवार से जुड़ी हूँ हुँ। और मुझ में भी वो सोच समझ ज़रूर है, जो परिवार में जो थी। परिवार में है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं अब ये इस सब के पीछे राजनीतिक सफ़र मेरा नहीं जुड़ा है। अब आप जो प्रांत की अध्यक्ष बनी हो, उसमें आपने मंडी व्यापार मंडल, सुंदरनगर, नेर चौक सबसे आप मिली जाके, एक 11 तारीख को आपने इतना बड़ा आयोजन किया, सब लोग वहाँ पे आपने अपनी बात रखी। ये कहीं न कहीं सीढ़ियाँ वहीं जा रही हैं जो आपके दिमाग में है, जो आपकी एक सोच है। देखो, मैं मुख्यतः अपने को शिक्षाविद तो हूँ ही, हुँ, लेकिन उसके अलावा मैं अपने को समाज सेवी भी मानती हूँ, है ना? शिक्षाविद होने के नाते मुझे ज्ञान अपना जो है ना समाज से भी जोड़ता है हुँ। और मैं ऐसा हमेशा से सोचती रही हूँ कि कैसे हम बदलाव समाज में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करें। तो वही एक कोशिश है, चाहे वो 003 का मुद्दा था, चाहे आप ये जो अगर आप स्वदेशी वाला मुद्दा देख रहे हैं, ये ज़रूर है कि मेरे को स्वदेशी शोध संस्थान का प्रांत प्रमुख बनाया गया है, तो उसने ज़रूर मुझे एक मंच प्रदान किया कि ये जो जो बहुत सी बातें हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, उन पे मैं मुखर होके कह सकूँ। और जहाँ तक रही वो स्वदेशी आंदोलन की बात, स्वदेशी का के लिए जो हमने एक जन आंदोलन किया था, तो उसमें आई वुड कंसीडर माई सेल्फ लकी फॉर द रीज़न कि मैंने तो सोचा था मंडी, कोटली और 1-2 और हमारे साथ आएँगे जो है व्यापार मंडल, लेकिन होते-होते ऐसा हुआ कि सब काफ़ी काफ़ी इतनी मोबिलाइज़ेशन हो गई, कहते मैम हम भी इस मुद्दे के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं। तो ये जो मुद्दा है एक मतलब मैं बोलूँगी सर्वव्यापी मुद्दा है। इसके जो है सभी इससे त्रस्त हैं और स्पेशली जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं, वो तो बहुत सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों के कारण और कई विषयों पे तो मैंने ऐसे देखा है कि उनकी समझ भी वही है जो मेरी है। तो मैंने उस चीज़ को उठाया, रखा, एक अपनी समझ के अनुसार सभी लोगों के बीच में रखा। अगर वो उनसे कहीं कनेक्ट हो रहा है,
उनको वो पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ सच्चाई है। तो लोगों ने तो अब जैसे आप सक्रिय हुई मंडी शहर में, सुंदरनगर में जा जाके लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि यार कंगना की जगह अनुपमा को ही दे दिया होता टिकट तो जीती तो और अच्छा होना था। चलो जीती तो वो भी है, उन्हें उन्हें लगता है कि ये एक्सेसिबल होती, हमारी बात सुनती, हमारे बीच बैठती। अब तो लोगों ने वो कंपैरिजन भी शुरू कर दिए हैं। नहीं, अब ये तो उनकी अपनी सोच की बात है, उस विषय में मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ। हम्म। लेकिन वो हमारी एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, इतना ही मैं कहूँगी। देखिए मैडम, इस एक बात को आप मानते हैं कि अब आपको संज्ञा दी जा रही है, जो आपको बुलाया जा रहा है वो है तुंगलारी बेटी, मतलब तुंगल क्षेत्र की बेटी, इस नाम से आपको आवाजें पड़ने लग गई हैं और लोग आपसे आके बोल रहे हैं, जो मीडिया तक समाचार हमें प्राप्त होते हैं वो है कि जी तुंगल की बेटी, तुंगल की बेटी। अनिल शर्मा यहाँ के सिटिंग विधायक हैं। एक अन्य लीडर भी पिछले दो तीन वर्षों में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो राजेश कपूर है, वो भी इसी क्षेत्र से हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं आगे आने की। अनिल शर्मा तो है ही, तीसरे अब अनुपमा सिंह भी आ गई। त्रिकोण, ये तीनों कहीं ना कहीं, एक तो भाजपा से ही है, उम्मीद चलो भाजपा के सिटिंग विधायक हैं, दूसरे भी भाजपा से ही जुड़े हैं और तीसरे भी भाजपा। ये ट्रायंगल कहाँ जाके, ये त्रिकोण कैसे संभलेगा? नहीं नहीं, ये आप त्रिकोण आप बनाते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सम्मानीय विधायक हैं, बीजेपी से हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मेरे कहूँगी मेरे उम्र में भी और ओहदे में भी मेरे से बड़े हैं, तो हमारे सम्मानीय विधायक हैं और वर्षों का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, तो हमारे लिए हमेशा वो सम्मानीय रहेंगे। और जहाँ तक आपने दूसरे राजेश कपूर जी के बारे में कहा, तो वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के फील्ड में, मैं ये कहूँगी, और महिलाओं के बीच में उनका ज़्यादा कार्य रहा है। तो राजनीति एक ओपन फील्ड है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने को अभी समाज सेवी की दृष्टि से ही देखती हूँ। लोग तो कंफ्यूज कर दिए आपने। आपने राजनीति में कदम रखा, मंडी में हलचल एक अजीब सी फैल गई अभी। अच्छा, ये नाउ पीपल आर टेकिंग यू एज अ वेरी गुड ऑप्शन। लोग आप में एक देख रहे हैं, एक नेता देख रहे हैं अपना, तो आपने तो पंगा डाल दिया मंडी के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली अपने को समझती हूँ अगर वो ऐसा इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हैं। आगे चलिए, वो छोड़िए, आप ये नहीं मानने को तैयार है कि अभी तक मैं सक्रिय राजनीति में कूद बिल्कुल चुके नहीं हूँ। हूँ, हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपका जो कदम है वो उसी तरह बढ़ रहे हैं और जो आपके राजनीति से जुड़े जो अंदर लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ये महिला अब दौड़ में, मैदान जंग में उतर चुकी है और ये कल आज नहीं तो कल हमारे लिए पंगा डालेगी। आप बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जंग और ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। नींदें राम कर रखी हैं अपने लोगों की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझसे जो बन पा रहा है अपने क्षेत्र के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, मैं उतना कर रही हूँ। और बेसिकली तो मैं शिक्षाविद हूँ, उसके साथ मुझे जो समझ बनती है, मैंने पहले भी कहा, समाज सेवी हूँ और ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं समाज में मूलभूत बदलाव ला सकूँ। कुछ अपनी सोच समझ जो मेरी है उसको मैं अल्टीमेटली समाज सुधारक के रूप में ही जाना चाहूँ। हाँ, राजनीति एक बहुत बड़ा मंच है, अगर आपने समाज में बदलाव लाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा मंच है वो, और बहुत भाग्यशाली होते हैं लोग जो उस मंच तक पहुंच पाते हैं। और इतना भी मैं समझती हूँ कि उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि वो किस मंच तक पहुँचे हैं और लोगों ने उनको कितना मान सम्मान दिया है, और उनको ये बनता है कि लोगों की जो उन्होंने इज्जत उनको दी है, जो मान सम्मान दिया है, उसका वो सम्मान करें और उस दृष्टि से काम करें। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई जीत जाता है, जब एक व्यक्ति विशेष, जो कोई भी जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि उनका कर्तव्य जनता के प्रति पहला है। फिर उनका जो एक कर्तव्य है अपने और अपने परिवार के प्रति पहला हो जाता है, जनता के प्रति दूसरा हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ और मेरी ये समझ हमेशा रहेगी कि हमारा क्या, मेरा तो अगर मैं प्रतिनिधि हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन मेरा जो पहला जो एक कर्तव्य है वो अपनी जनता के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने लोगों के प्रति। अनुपमा जी, आप जानते हैं कि जिस राह पे आप चल पड़ी है वो कितनी कठिन है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? मंडी की सीट है अनिल शर्मा जी के पास, इस भाजपा के टिकट पर लड़ते हैं, पहले कांग्रेस ही लेकर अब भाजपा के। सुखराम परिवार बोलते हैं इसे। आप अनिल शर्मा भी छोड़िए, आप आगे की आशीष शर्मा की किसी की बात नहीं होती,
सिर्फ इसको बोलते हैं सुखराम का परिवार। जी। इस परिवार को हराना किसी भी शख्स के लिए आसान काम नहीं है और बहुत कम ऐसे लोग हैं, बड़े ही, अगर पीछे की आप हिस्ट्री भी देख लें, इन्हें हिलाना इतना आसान नहीं। आपने पंगा कहाँ लिया? वहाँ लिया। मनीष जी, आप यू आर हाईली मिस्टेकन, आई वुड से। मैंने कोई पंगा नहीं लिया है। मैंने पहले भी कहा मेरे सम्माननीय हैं वो, और हमारे ओहदे में, रैंक में हमसे बड़े हैं, है ना, तो मेरा उनका बहुत मान सम्मान है। ऐसा तो कुछ तुंगल नहीं की है। बेटी, तुंगल की बेटी तुंगल की तो बहुत सुकेत सी से बेटियां चुनाव हैं। लड़ेगी नहीं। नहीं, तुंगल की बेटियां तो बहुत सी हैं। चलो, मुझे भी तुंगल की बेटी कह के, एक मुझे मतलब प्रोफेसर होने के नाते और प्रो वाइस चांसलर के रूप में जो मैंने सेवाएं दी, उस नाते भी लोगों ने मुझे जाना है, पहचाना है, उनको मेरा काम अच्छा लगा है, तो मैं सौभाग्यशाली। चलिए मान लें, एक इमेजिन कर लेते हैं, अगर आप यहाँ की विधायक चुन ली जाती है, आप मैदान में भी आ जाती हैं, आपको टिकट भी मिल जाता है, आप जीत भी जाती हैं, मंडी में क्या बदलाव देखती हैं? देखिए, मैं आपका थोड़ा सा, देखिए अभी चुनावों में काफी समय है, वैसे ज्यादा भी नहीं है, अगर आप तैयारी करेंगी तो ही आप चुनाव आगे लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं। आप, मेरे दर्शक आपको सुन रहे हैं और लोग अब आपको पसंद भी करने लगे हैं और लोगों में एक आपको लीडर, भले ही आप आज किसी भी मजबूरी से इस बात को एग्री नहीं कर पा रही हैं कि मैं राजनीति में आ चुकी हूँ, लेकिन वो दर्शक आपको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जब अब पीछे आप सारे मंडी में, सुंदरनगर में घूम रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, और वैसे भी जिस तरह से आप अपने सोशल मीडिया पे कभी गडकरी के साथ फोटो डालती हैं, कभी नड्डा जी के साथ फोटो डालती हैं, बड़े बड़े लीडर्स के साथ आप फोटो डालती हैं, उनसे मिलती हैं दिल्ली जाके, तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को भांप गए हैं कि ये लंबी रेस का कोई घोड़ा है राजनीति में आने वाला। महिला जो है वो लंबी चलने वाली है। तो आप मंडी के लिए क्या सोचती हैं? ये तो जो मिलना है वो किसी औचित्य से ही होता है। मैं बिना औचित्य के तो किसी से भी नहीं मिलती हूँ। किसी न कोई उसके पीछे रीजन होता है, टाइम लेके मिलती हूँ। उनको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है, तो वो लोग मुझे टाइम देते हैं। इसके अलावा वो लोग इतने बिजी होते हैं, वो नहीं टाइम देते किसी को यूं ही। अगर उनको लगता नहीं है कि आपकी बात में कोई वजन है, नहीं है, तो वो नहीं देते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको समय मिलता है, इसका मतलब आप में वजन है वो। चलो, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ, मंडी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट है। इसने बहुत अपने बलबूते पे बहुत प्रोग्रेस की है पिछले वर्षों में, और यहाँ की जो जनता है बहुत ही समझदार है, और उनकी समझ को कम आंकना तो फिर बहुत बड़ी गलती होगी। और उन्होंने अगर किसी जनप्रतिनिधि को पहले चुना है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि उन्होंने सोच समझ के ही चुना होगा, और आगे भी वो जिसे चुनेंगे। मैं आपका विजन चाह रहा हूँ, वो आप, मेरा विजन तो सीधा, हम तो सिर्फ आपका विजन पूछ रहे हैं कि सपोज आप विधायक बन जाती हैं, आपने मंडी के लिए क्या सोच रखा है? देखो, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब मैं मंडी कहती हूँ तो सिर्फ मंडी शहर की बात नहीं है, मंडी पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें चाहे सड़कें हैं, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, लेकिन मेरा ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो शिक्षा और रोजगार पे रहेगा। आज हमारे युवा जो हैं, आज ऐसे मुझे किसी ने हंस के कहा कि मंडी तो मैडम अब रिटायरीज का शहर बन गया है। तो एक धारणा सी ये बन गई हुई है, तो मैं उस धारणा को बदलना चाहूँगी। मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पे युवाओं को ज़्यादा अवसर मिले रोजगार के, हम ऐसे रोजगार के अवसर उनको प्रदान करें ताकि यहाँ से माइग्रेशन ना हो। रूरल एरियाज में भी हम क्यों ना, हमारी इंडस्ट्रीज, कोई बहुत कुछ हो सकता है रूरल एरियाज में जो हम रूरल बेस्ड हो, जहाँ रूरल रॉ मटेरियल के साथ ही उसका हम कुछ कर सकें। दुग्ध उत्पादन का बहुत बड़ा स्कोप है इधर। आज भी मैं कल सुन रही थी कि ये जो मैं नलवाड़ मेले में गई थी, जो हमारा ये साइडलू वाला मेला था, तो ये पहले पशुओं का मेला था, बेचने और खरीद फरोख्त का मेला था। आज भी वहाँ से 15,000 लीटर दूध जाता है बिकने। अच्छा, मंडी शहर। तो क्यों नहीं हम वहाँ पे ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते कि हम इसको बड़े स्केल पे करें और लोगों के बीच वो उनको बेनिफिट दें जो मिल सकते हैं। दूध से और भी कई चीज़ें बन सकती हैं जो हम बाहर भी भेज सकते हैं। और हम, एक और बात भी है, हम एक रिलीजियस टाउन भी है, उस चीज़ को भी हम अभी कभी कहीं प्रमोट नहीं कर पाए हैं। मैंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि मोदी जी का जो विजन था बड़ी काशी के लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्रूव किया है, लेकिन जो छोटी काशी है उसके बारे में भी उनको सोचने की आवश्यकता है।
कैसे हम अपने घाटों को, कैसे हम अपने मंदिरों को इसमें एक खासा इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, उसमें हमें सोचने की आवश्यकता है। कैसे हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो सेंटर को दें, ताकि वो सेंटर जो गवर्नमेंट है वो छोटी काशी के बारे में भी उस तरह से सोचे। आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर रही लगभग 2.5 साल। नहीं, हाँ, पूरे 3 साल। 3 वर्ष आप रही। तो उस समय बड़े बड़े संकट इस यूनिवर्सिटी पे आए और आपने बड़ी अच्छा आपका संघर्ष रहा और आपने इस यूनिवर्सिटी को बचा के रखा। आज की डेट में अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, हम रोज दिन सुनते हैं अब कहते थे जो बचे हुए बीएड कॉलेज हैं उनको भी ये कर रहे हैं, कुछ यहाँ शिफ्ट हो रहा है, कुछ वहाँ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है इट्स अ डेड यूनिवर्सिटी। ये क्या रीजंस रहे? मतलब आप तो काफी करीब से इस यूनिवर्सिटी को, आपने इसकी कार्यप्रणाली को देखा है, सरकार की क्या मंशा है, कैसे देखती हैं आप? ऐसा है जी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो है, हमें 50 वर्षों के बाद दूसरा स्टेट विश्वविद्यालय मिला। हम सौभाग्यशाली हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, यही स्टेट यूनिवर्सिटी अगर मंडी में 50 वर्ष पूर्व होती तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि मंडी के जो एक परिदृश्य है, मंडी की जो एक पृष्ठभूमि है, वो बिल्कुल अलग होती। यहाँ से न जाने कितने प्रोफेसर्स और भी ज़्यादा निकलते, हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी हम जजेस दे सकते थे, बहुत ज़्यादा हैं भी हैं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हम जो सुविधाएं जो आज दूर दूर के लोगों को दे पा रहे हैं, गांव के बच्चों को दे पा रहे हैं, अगर वो पहले मिल जाती तो कितना बदलाव आता, एक जनरेशनल चेंज आ जाता। जो जनरेशन अब पढ़ रही है, 50 साल पहले अगर वो पढ़ी होती तो आगे की जनरेशन में कितना फर्क पड़ता। अभी तक हम समझते हैं शिक्षा सिर्फ उन्हीं का विषय है जो मंडी टाउन में रहते हैं या जो साधन संपन्न है। क्या टैलेंट वहां नहीं है? क्या प्रतिभाएं वहां नहीं है? जहां साधन नहीं है वहां भी है। लेकिन सरकार का भी ये बनता है फर्ज कि वहां तक सुविधाएं पहुंचाई जाए जो साधन संपन्न नहीं है, और वहां से भी टैलेंट को है तराशा जाए, चाहे वो किसी भी दिशा में जाना चाहे। तो उस दिशा से अगर मैं देखती हूँ तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाने की जरूरत है। अभी तो मैं ऐसा कहूंगी कि अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है उधर। जैसे कि आप कह रहे थे कि बीएड कॉलेजेस को हटाने का मामला है, मेरे ध्यान में नहीं आया हो, शायद ये बात चली होगी कहीं। लेकिन अगर इसको पहले तो इसमें से 115 कॉलेजेस थे, 115 कॉलेजेस को कम करके, इसका दायरा कम करके 38 कॉलेजेस कर दिया गया, 36 शायद। लेकिन जो भी हो रहा है इस दिशा में वो दुखद है। और मैं ऐसा कहूंगी कि ये विश्वविद्यालय मेरे दिल के बहुत करीब है। इसको काटने छांटने का या कोई भी ऐसा काम होता है तो मेरे को पर्सनल उससे जो है पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि ये पीड़ा मेरी अपनी नहीं है, मेरी साझी है। आने वाले युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। मैं अगर युवाओं के भविष्य को देखती हूँ, अगर जब तक ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे रहती नहीं है, फलती फूलती जब तक नहीं है, तब तक मैं युवाओं के भविष्य को भी फलता फूलता नहीं देखती। बहुत बड़ा ये मुद्दा है और इसको इतना छोटे में आंकना कि एक यूनिवर्सिटी हम इसको ऐसा कर दें वैसा कर दें, ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक भूल होगी। वापस राजनीति पे आते हैं जी। अब आप प्रांत प्रमुख बनी हैं स्वदेशी जागरण मंच की, ये आरएसएस का ही एक विंग है, कह सकते हैं। इसमें आपका क्या रोल रहेगा? इसमें कुछ भी नहीं है। जो शिक्षाविद हैं उनको वो स्वदेशी शोध संस्थान एक इसका स्वदेशी का ही है, एक अगर मैं कहूँगी तो एक विंग है उनका। तो उसमें मुझे प्रांत प्रमुख बनाया गया है हिमाचल का, और उसके के अधीन मैंने ये काम भी किया था जो स्वदेशी का मुद्दा उठाया था। और ऐसा विशेष तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमसे ये उम्मीद होती है, एक विमर्श भी इसमें प्लेटफॉर्म है, जो ऐसे समझते हैं कि जो शिक्षाविद हैं या एक इंटेलेक्चुअल फोरम की तरह है, हम एक दिशा देने का कार्य कर सकते हैं समाज को। कैसा देखते हैं आप एक महिला के तौर पर, अगर राजनीति का जो सफर है एक महिला के लिए कितना चुनौती भरा है, क्योंकि क्या उतनी एक्सेप्टेबिलिटी है जितनी पुरुषों की होती है? देखिए, मैं ऐसा समझती हूँ, राजनीति है या ये कोई और भी फील्ड है, जब आप अपने काम में ठीक हैं, अच्छे हैं, तो फिर ये जेंडर बायस खत्म हो जाता है। तब आपको एक महिला के रूप में नहीं देखा जाता, एक पुरुष के रूप में नहीं देखा जाता, तब आप कितना फिट हैं उस जॉब के लिए वही देखा जाता है। मैं पर्सनली भी मैं ऐसे ही जज करती हूँ, किसी को भी इस तरह से नहीं देखती हूँ कि महिला है पुरुष है, उस नजरिए से तो मुझे नहीं लगता कि किसी को देखना भी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे अब आगे आने वाले समय में स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं।
अब नारी जो एक बिल आ रहा है, नारी सशक्तिकरण बिल आ रहा है, उसमें रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। तो वो कहीं ना कहीं संबल देती हैं महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो मैं जरूर समझती हूँ कि महिलाओं को उस दिशा में भी सोचना चाहिए और अपनी भागीदारी जो है राजनीति में सुनिश्चित करनी चाहिए। लोग ये भी बोलते हैं कि अनुपमा जी बेशक राजनीति में आ रही हैं या सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, लेकिन साथ साथ कभी जुबान में भी कहते हैं कि उन्हें लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक है। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो अपने आप में, आप ये भी कह सकते हैं कि हमें वो काम बताने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से लोग, आपसे तो न जाने कौन ये कहता है, लेकिन बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रही हैं हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत है। तो अगर मैं कुछ शेयर करती हूँ मीडिया में या और भी मीडिया के माध्यम से, तो मैं सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि लोग ही मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैम जो भी आप करते हैं हम उससे बहुत जागरूक भी होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि हम भी ऐसा कुछ फील्ड में करें और आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में ये भी एक समाज सेवा ही है। मतलब अपने को लाइमलाइट में रखना, ये मैं समाज से काम को लाइमलाइट में काम रखती को हूँ लाइमलाइट में और रखना। उसकी वजह से अगर मैं लाइमलाइट में आ आप जाती ये हूँ कह तो रहे हैं एक कि अलग विषय है। ये भी आप जनता के लिए ही कर रही हैं सब कुछ। डेफिनेटली। एक ज़रूरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद जनता के दिमाग में भी वो सवाल है, जिस सफ़र पे मैं राजनीतिक सफ़र पे आप कदम दर कदम चलती जा रही हैं, अब आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, आप भाजपा की नेत्री के तौर पर ही देखी जाती हैं, हालाँकि आप सक्रिय राजनीति में तो नहीं हैं, भाजपा के किसी ओहदे पर नहीं हैं। आज से कल भी आप अगर टिकट की माँग भी करती हैं, तो निश्चित तौर पे आप भाजपा से ही करेंगी। देखिए, आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप राजनीतिक परिवार से हैं। डॉक्टर राजू हाल ही में आपके पिताजी का देहांत हुआ है और आपकी माताजी भी, वो खुद सक्रिय राजनीति में मतलब भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक राजनीतिक परिवार है, आरएसएस से भी जुड़े हैं। ऐसे में अगर आज अपना आप भविष्य राजनीति में देख रही हैं, क्या भाजपा आपको एक्सेप्ट करेगी? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कौन? और पार्टी ही दे सकती है। मैं कैसे इस बात का जवाब दे सकती हूँ? आप ये मतलब प्रश्न तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। और जहाँ तक आप मेरे को जबरदस्ती फिर वही राजनीति के ही विषय में आसपास मेरे को कुछ ये आज कहलवाना आज चाह रहे हमारा हैं, सब्जेक्ट ये है कि हमने लोग कहलवाना पूछ चाह रहे रहे हैं। हैं, नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब यही अंततः यही कहूँगी कि इतना ज़्यादा ना आप इन चीज़ों को देखिए और इतना ज़्यादा ना आप कंक्लूजन्स पे पहुँचिए। नहीं, और हम ये कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच रहे हैं। जनता जान रही है, जनता आपके हाव-भाव देख रही है, जनता आपकी दिनचर्या देख रही है, जनता आपको जान रही है, जनता आप में एक लीडर देख रही है। तो ये सारी बातें हैं कि किस तरह से जो अभी पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन्हें दरकिनार करके भाजपा आपको टिकट देगी, तो अंदर भी विस्फोट होने की तैयारी में है। मैं अपनी ही बात नहीं करूँगी। देखो, ये तो बहुत व्यक्तिगत चीज़ है, मैं अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखा जाए, तो आज तक ऐसा होता रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये कंगना की तरफ है इशारा आपका? नहीं, और भी जो भी हैं, हुँ। तो अब मतलब इशारा तो बहुत सारे इशारे हैं अगर आप समझ लें तो। लेकिन ऐसा होता रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात फिर अभी भी नहीं कर रही हूँ। मैं जनरली कह रही हूँ कि जिस कैंडिडेट की या जो भी पार्टी को लगता है या किसी और को लगता है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रही हूँ, शायद ऐसा होता होगा, एक्सेप्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो उसको निश्चित तौर पे सभी जीतना चाहते हैं। इसलिए तो नहीं कोई किसी को टिकट देगा कि भाई वो ए पार्टी से बिलोंग है, वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत वर्षों से कार्य कर रहे होते हैं, उनको बुरा तो लगता है, मुझे ये पता है। लेकिन इस विषय में मेरा कुछ कहना तो गलत होगा। ठीक है मैडम, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, चाहे आप सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ रही हैं, चाहे नहीं बढ़ रही हैं, जो भी आपका सफर है उसकी हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। द न्यूज़ अड्डा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।